विषय हिंदी, कक्षा 8वी, पाठ 8वां, पूर्ण विश्राम। लेखक सत्यकाम विद्यालंकार। जन्म 1935, लाहौर, अविभाजित भारत। अब परिचय के बारे में सुनो। आप सकल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। प्रमुख कृतियाँ: स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। पद्य संबंधी जानकारी सुनो। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। अब बच्चों, पूर्ण विश्राम इस कहानी के बारे में ज़्यादा जानकारी सुनो, तब आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सुनिए। पूर्ण विश्राम हास्य व्यंग्य साहित्य की एक विधा है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकर जी ने महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भाग दौड़ भरा होता है कि वहाँ विश्राम के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक समस्या है। यदि समय निकाल भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझनों में उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती है, जैसा कि लेखक के साथ हुआ। डॉक्टर के परामर्श पर चलते हुए लेखक बड़ी कठिनाई से जुहू जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु घर की चिंता के कारण वहां से उन्हें उल्टे पांव वापस आना पड़ता है। अब बच्चों, हम पूर्ण विश्राम पाठ की ओर देखते हैं। डॉक्टर ने बाहों पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। निरोग मतलब स्वस्थ। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इस सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। पायधुनी मतलब दक्षिण मुंबई का एक उपनगर। मिस्त्री मतलब मकान आदि की मरम्मत करने वाला कारागिर। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियां की चटखनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। आश्वासन मतलब दिलासा देना। रात श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। घुंडी मतलब सिरे पर बनी गोलाकार छोटी आकृति। मुआयना मतलब निरीक्षण। तसल्ली यानी दिलासा, ढाढ़स। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। चरम मतलब अंतिम सीमा को प्राप्त।
स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दस्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। स्थगित मतलब कुछ समय के लिए रोका हुआ। दत्तचित्त मतलब एकाग्र, मन वाला, तल्लीन, मग्न। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत् योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। मूल मंत्र मतलब मूल तत्व। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। सहयोग मतलब सहायता। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। उपकार मतलब भलाई, हाथ बटाना मतलब सहायता करना। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जूह पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद मतलब गले में लपेटी जाने वाली पट्टी। सर्द मतलब अत्यधिक ठंड। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेबिंदु सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा पड़ जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई, वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट, पेपर, लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जूह पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है और उन्हें भी डाल देना। भुगतान मतलब चुकाने की अवस्था। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी, रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर लूंगा। समालोचना मतलब गुण दोष का किया जाने वाला विवेचन। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। कतरनें मतलब छोटे बड़े टुकड़े। उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आखिर कई कटेची, कई थैली, कई झोले भरकर हम जूह पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। विचरते मतलब घूमते फिरते। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेट से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? स्फूर्ति मतलब तेज फुर्ती। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा।
मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही वह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। अधीरता मतलब धैर्य का अभाव। फिर धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था, वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक-धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। चटखनी मतलब खिड़की या दरवाजा अंदर से बंद करने के लिए उसमें लगा छोटा छड़। बदस्तूर मतलब नियमानुसार ठीक से। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। नतीजा मतलब फल, परिणाम। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। विश्राम मतलब आराम। अब बच्चों शब्दार्थ लिखो। धन्यवाद।